गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, कृषि। उसी में आगे देखेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। इसकी गति मंद होती जा रही है। वो कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी, नए नए तरीकों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, ठीक है, बार बार कोई ना कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, तो जिससे उसका कृषि का जो विकास है वो अवरुद्ध होता जा रहा है, उसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत स्थान ऐसा है कि अब हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हम कहते हैं है अच्छी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आज भी लोग मानसून पर वर्षा का इंतजार करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहते हैं कि भाई उपजाऊ भूमि होगी तो फसल अच्छी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। भूमि अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है, ठीक है। और जो आगे आगे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए ये एक चुनौती कहलाएगी। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। अब उन्होंने कहा जो 60% ये कृषि जो है 60% लोगों को काम प्रदान करती है, जीविका प्रदान करती है, तो वो कह रहे हैं कि इस कृषि के अंदर कुछ तकनीकी सुधार करने की जरूरत है। तकनीकी और संस्थागत स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी और सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा गया कि क्या किया जाए, चकबंदी और सहकारिता और जमींदारी जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसमें भूमि सुधार मुख्य रखो कि भूमि का सुधार करना है। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि चकबंदी को रोक देना चाहिए। तो तब कहा गया पंचवर्षीय योजना के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि पुश्तैनी भूमियां है और वो आपस में बढ़ती जा रही हैं और छोटे छोटे टुकड़े करते जा रहे हैं भूमियों के, लोग आपस में बांट बांट कर, उसके लिए चकबंदी तो करनी जरूरी होगी। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। अब बोलेगा कि फिर कानून बना दिए गए कि ठीक है भूमि में ये नियम बनाए जा रहे हैं, इसका पालन करना होगा, लेकिन उसमें भी ढील कर दी, यानी किसी ने माना और किसी ने नहीं। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, ठीक है। अब उन्होंने कह रहे 60 और 70, अगर 1960 से 70 के बीच में हम देखते हैं तो सरकार ने कई तरह के कृषि सुधार शुरू किए। पैकेज, टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की, ठीक है। उन्होंने श्वेत क्रांति, हरित क्रांति ऐसी बहुत सी रणनीतियों को आरंभ कर दिया, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। और ये क्रांतियां जहां पर हो गई जिन क्षेत्रों में, वहां पर विकास हो गया, और जिन क्षेत्रों में नहीं हुई वहां कोई विकास ही नहीं हुआ। इसीलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम इसीलिए 1980 और 1990 के दशकों में कुछ व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। फिर कह रहे हैं 1980 और 90 के बीच में फिर एक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया गया कि कैसे सुधार होंगे, तकनीक संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। अब कह दिया गया कि चलो हरित क्रांति श्वेत क्रांति से भी इतना फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या कर दिया जाता है, अब अगर कोई बाढ़ की स्थिति आ जाती है, चक्रवात की स्थिति आ जाती है, बीमारी किसी तरह से, तो फसलों के बीमा करवा देते हैं। और क्या, और दूसरा क्या करते हैं, किसानों को कम ऋण पर
मतलब कम दर पर ऋण देना शुरू कर दिया, कम ब्याज पर। ठीक है, उसकी सुविधा कर दी। इसके लिए बैंक बना दिए, सहकारी समितियों की स्थापना कर दी जहाँ से वो ऋण ले सके। पहले वो साहूकारों वगैरह से ले लेते थे, जिसमें वो अधिक ब्याज लगा देते थे और इनसे धोखा भी कर लेते थे। इसीलिए बैंक और सहकारी समितियां खोली गई ताकि इनके साथ धोखाधड़ी ना हो। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू करी। अब सरकार ने उनके लिए क्या बना दिया, जो जो कार्य उस किसानों के लिए किया जा रहा है आपको अंडरलाइन करने हैं। वो क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शुरू किया। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों को मौसम की जानकारी और बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। और इसके अलावा उनको बता दिया जाता था कि मौसम कैसा रहेगा, ताकि किसान उसी को देखते हुए अपनी बुआई और कटाई पर ध्यान दें। ठीक है, मौसम की जानकारी उन्हें दी जाती थी और कृषि कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे उस पर, ताकि किसानों को नई नई तकनीक का पता चले कि किस तरीके के बीजों का इस्तेमाल करें, किस तरीके से कृषि करें। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य पर कुछ महत्वपूर्ण फसलों को के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार ने घोषणा कर दी। और अब सरकार ने कह दिया कि तुमसे कोई सस्ता अनाज खरीदे, इससे अच्छा हम लोग आपसे अनाज खरीदेंगे। और उसके मूल्य भी सरकार ने घोषणा कर दी कि इस मूल्य पर आपसे अनाज खरीद लिया जाएगा। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के देखते हैं तो कृषि को हम उसकी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 में लगातार घटने के उपरांत 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। 1951 में देखते हैं, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान देते हैं तो 2001 में देश के 63% लोगों को इससे रोजगार मिलता था। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक और निहितार्थ है। उन्होंने कहा अगर इसमें कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में घटा तो इससे क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी गिरावट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है ये, और अगर ये कम होती गई तो हमारी अर्थव्यवस्था भी जरूर हिलेगी। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुत आगे अभी भी हमारी सरकार जो है कृषकों के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है, और हमारी तरफ सरकार कृषि सेक्टर के विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मीडिया, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी में निवेश को कम करती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम सिंचाई का देखें, ग्रामीण सड़कों के बारे में देखें, मंडियों में देखें, तो इन सब में वो पूंजी निवेश कम कर रही है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायक कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। अब कह रहे उर्वरकों और रासायनिक खादों पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर हम महंगे महंगे उर्वरक और रासायनिक खाद डाल तो रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, और कृषि से जो आयात कर घटा लिया है उससे भी जो है कह रहे हैं कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किसान
कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। और उन्होंने कहा किसानों ने भी कृषि में पैसा लगाना कम कर दिया है, जिसके कारण कृषि में रोजगार घटते जा रहे हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।